भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बात की है। देश में चल रहा है संकट गहरा रहा है एलपीजी को लेकर। बताया जा रहा है इसके पीछे यही सब कारण है, मगर क्या कुछ हल निकला और ईरान में जो युद्ध चल रहा है इसका किस तरीके से एलपीजी पर असर पड़ रहा है, इस वीडियो में आपको यही सब बताएंगे। क्योंकि ईरान वॉर का असर भारत पर अब ठीक से दिखने लगा है। इसकी पहली मार एलपीजी की सप्लाई पर ही पड़ी है। एलपीजी का मैक्सिमम यूज़ खाना बनाने में होता है। एक तरफ सरकार का दावा है कि गैस की कोई कमी नहीं है, दूसरी तरफ एलपीजी की दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं। इसके अलावा घरेलू एलपीजी सिलेंडर का वेटिंग पीरियड 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। सिलेंडर के दाम बढ़े हैं सो अलग। कमर्शियल सिलेंडर्स तो अभी प्रायोरिटी में भी नहीं है। इसका नुकसान चाय नाश्ते की दुकानों, रेस्टोरेंट्स और होटलों को हो रहा है। मतलब ये कि घर की थाली के साथ साथ लाखों लोगों की नौकरियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन ईरान वॉर का भारत में गैस की सप्लाई से क्या कनेक्शन है, इसको बेसिक से समझते हैं और आपको ठीक से समझाते हैं। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, आप न्यूज़ पंच देख रहे हैं। आप डेली लाइफ में 3 तरह की गैस का नाम सुनते हैं। पहला है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनता है। यह हमको नेचुरल गैस से मिलते हैं। अगर एलपीजी को मॉडरेट प्रेशर में रखा जाए तो ये लिक्विड बन जाता है। इस लिक्विड को सिलेंडर में स्टोर किया जाता है, लेकिन जैसे ही प्रेशर हटा ये वापस गैस बन जाता है। भारत में एलपीजी का इस्तेमाल मेनली खाना बनाने, इंडस्ट्री और ऑटो रिक्शा में होता है। दूसरी गैस है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी। इसमें मोस्टली मीथेन होता है। इसको हार्ड प्रेशर पर कंप्रेस करके टैंकों में स्टोर किया जाता है। सीएनजी का इस्तेमाल ज़्यादातर कार और टैक्सी में होता है। जब यही गैस पाइप्स के ज़रिए हमारे आपकी किचन तक पहुंचती है तब उसको पीएनजी बोलते हैं, यानी पाइप्ड नेचुरल गैस। पीएनजी का प्रेशर सीएनजी से कम होता है। पर इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा एलपीजी की है। भारत में 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन है। इनमें से 10 करोड़ कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जोड़े गए थे। भारत दुनिया में एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक है। देश में हर महीने लगभग 30 लाख मीट्रिक टन एलपीजी की खपत है। इस खपत का करीब 40% हिस्सा भारत में ही मिल जाता है। बाकी का 60% हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। यानी हर 100 में से 60 एलपीजी सिलेंडर इंपोर्ट किए गए गैस से भरे जाते हैं। इस 60 में से 50 सिलेंडर का गैस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज होकर आता है। मतलब ये कि भारत की ज़रूरत का आधा एलपीजी सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन और यूएई से आता है। इन देशों और भारत के बीच कोई पाइपलाइन नहीं बिछी है, इसलिए गैस को टैंकर्स में भरकर भारत लाया जाता है। हालिया जंग में ये सभी देश ईरान के निशाने पर हैं। ईरान तेल और गैस के टैंकर्स को भी टारगेट कर रहा है। इसके चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ठप पड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत आने वाले 20 से ज़्यादा टैंकर्स रास्ते में फंसे हुए हैं। इनमें तेल और नेचुरल गैस भरा हुआ है। उनको सेफली निकालने के लिए भारत सरकार ईरान से बात कर रही है लगातार। S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के मुताबिक भारत के पास लगभग 20 लाख मीट्रिक टन एलपीजी स्टोर करने की कैपेसिटी है। इसमें 20 से 21 दिनों तक काम चल सकता है। लंबी रुकावट की स्थिति में मुश्किल का सबब बन सकता है। यानी जो लोग घबरा रहे हैं वो गलत नहीं है, पर सरकार का आश्वासन अपनी जगह है। नॉर्मल टाइम में देखा जाए तो गैस के टैंकर समय पर आते रहते हैं, इसलिए ऑपरेशनल फ्लो बना रहता है और कमी महसूस नहीं होती। लेकिन जंग के कारण इंपोर्ट कई दिनों से रुका हुआ है। इसके चलते सप्लाई चेन चरमरा रही है। आप कहेंगे क्या वेस्ट एशिया का दूसरा विकल्प नहीं है? विकल्प है। नवंबर 2025 में भारत ने अमेरिका के साथ एलपीजी खरीदने की डील की थी। इसके तहत अमेरिका भारत को हर साल 22 लाख मीट्रिक टन एलपीजी की सप्लाई करेगा। यह भारत की कुल ज़रूरत का लगभग 9%, यानी अमेरिका के गैस से हमारा करीब 26-27 दिन निकल सकता है। लेकिन टैंकर्स को अमेरिका से भारत आने में औसतन 45 दिन लगते हैं। एक और चीज़, पूरे साल भर की सप्लाई तुरंत नहीं मिल सकती, इसलिए अमेरिकी गैस के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ये पूरी सप्लाई चेन को ठीक करने के लिए नाकाफ़ी है। भारत सरकार अमेरिका के अलावा रूस, नॉर्वे और कनाडा से भी बात कर रही है, लेकिन वहाँ से भी सप्लाई आने में टाइम लग सकता है। अभी प्रायोरिटी यही है कि होर्मुज में फंसे टैंकर्स को बाहर निकाला जाए। ये सप्लाई चेन को पटरी पर लाने के लिए बेहद ज़रूरी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के साथ लगातार संपर्क में हैं। अब एक और सवाल अक्सर उठता है कि मिडिल ईस्ट में वॉर से तेल और गैस की कीमतें आखिर बढ़ क्यों जाती हैं? क्योंकि मिडिल ईस्ट में तेल और गैस का प्रोडक्शन करने वाले बड़े देश हैं। वॉर की कंडीशन में प्रोडक्शन प्रभावित होता है, फिर सप्लाई एंड डिमांड का फॉर्मूला लागू होता है। अगर सप्लाई कम हो जाए और डिमांड उतनी ही रहे तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, जैसे ही समंदर में खतरा बढ़ता है वैसे इंश्योरेंस कंपनियां जहाज़ का प्रीमियम भी बढ़ा देती हैं। तीसरी चीज़, अगर किसी जहाज़ को आने जाने में ज़्यादा टाइम लगता है तो उसका किराया भी बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट का खर्च दूरी के हिसाब से भी डिसाइड होता है। अगर तेल या गैस वेस्ट एशिया की बजाय अमेरिका से आएगा
तो उसका किराया ज़्यादा होगा। तेल और गैस कंपनियां ये खर्च ग्राहकों से वसूलती हैं। इसी वजह से वॉर की सिचुएशन में तेल और गैस के दाम बढ़ जाते हैं। सरकार इस मामले में क्या कर रही है? 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, बढ़ते तनाव, आम नागरिकों की मौत और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई। भारतीय नागरिकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ साथ सामानों और ऊर्जा की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता में है। मैंने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और बातचीत और डिप्लोमेसी से मसला सुलझाने की अपील भी की है। जंग शुरू होने के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच हुई ये पहली बातचीत थी। पीएम मोदी ने पिछले 13 दिनों में ईरान का हमला झेलने वाले देशों के नेताओं से बात की थी, लेकिन ईरान को फोन नहीं मिलाया था। 12 मार्च के फोन में उन्होंने गुड्स और एनर्जी ट्रांजिट के मुद्दे पर जोर दिया। इससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर एक और बात जो है ध्यान देने लायक है। ईरान में फॉरेन पॉलिसी और वॉर से जुड़े मुद्दों पर अंतिम फैसला कौन लेता है? सुप्रीम लीडर। राष्ट्रपति की हैसियत बस सलाह भर देने की है। इस समय आयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई सुप्रीम लीडर हैं। 12 मार्च को उनके नाम से पहला स्टेटमेंट जारी हुआ था। इसमें उन्होंने साफ कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक जंग खत्म नहीं हो जाती है। हालांकि 13 मार्च को हल्की राहत की खबर आई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने भारत के 2 टैंकर्स को निकलने की इजाज़त दी है। ये बहुत जल्द भारत पहुंच सकता है, लेकिन ना तो ये पर्याप्त है और ना ही इससे परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा। भारत सरकार ने इस मामले में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के फोन से नेगोशिएशन का रास्ता जरूर खुल गया है। उम्मीद है कि बाकी टैंकर्स भी जल्द से जल्द भारत पहुंचेंगे। बाकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमने एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ। अगर आपको हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस डिटेल में समझनी है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे। अब 9 मार्च को सरकार ने एलपीजी कंट्रोल को लेकर ऑर्डर जारी किया था, उसके बारे में बता देते हैं। इसके तहत रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कहा गया था। सरकार का दावा है कि पिछले 5 दिनों में एलपीजी प्रोडक्शन 28% बढ़ा है। आगे की खरीद का काम भी तेजी से चल रहा है। सरकार ने पैनिक बुकिंग से बचने की सलाह दी है। जमाखोरों और ब्लैक मार्केटियर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन में डोमेस्टिक यूजर्स, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों को भी प्रायोरिटी में रखा गया है। कमर्शियल सिलेंडर्स का कोटा तय किया जा रहा है। इनके एलोकेशन प्रोसेस को कंट्रोल किया जाएगा। कमर्शियल सिलेंडर का ज़्यादातर इस्तेमाल होटलों और रेस्टोरेंट्स में होता है, जो कि परेशान नजर आ रहे हैं, दिख भी रहा है। सरकार ने ईंधन के दूसरे विकल्पों को भी एक्टिव किया है। कोयला मंत्रालय ने खाना पकाने के लिए दिए जाने वाले कोयले का कोटा बढ़ा दिया है। खुदरा दुकानों और पीडीएस चैनलों पर मिट्टी का तेल बेचा जा रहा है। पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों के पोल्यूशन बोर्ड से 1 महीने तक मिट्टी के तेल, लकड़ी और कोयले के इस्तेमाल को मंजूरी देने की अपील भी की है। तो ये सारे उपाय एलपीजी क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए उठाए जा रहे हैं। जब तक सप्लाई चेन पटरी पर नहीं आती तब तक कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसका पहला रास्ता तो ईरान जंग से होकर गुजरता है। उम्मीद करें कि नेताओं को सद्बुद्धि आए ताकि वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता लौटे। यही समय की मांग भी है। बाकी एलपीजी सिलेंडर को लेकर सड़क पर जो दिक्कतें आ रही हैं, जो लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, वो तो है ही हैं। आपके यहाँ भी एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत आ रही है क्या? अपना और अपने शहर का नाम और अपनी बात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे मोहित है। शुक्रिया।